क्या दोस्तों आपको पता है दुनिया के पहले एंटीवायरस का नाम क्या है? हम कंप्यूटर में जो यूज करते हैं एक सॉफ्टवेयर एंटीवायरस, तो दुनिया के पहले एंटीवायरस का नाम क्या है? हाल ही में कबीर जयंती कब मनाई गई? ओडिशा के किस शहर में एक पवित्र स्नान यात्रा का आयोजन किया गया? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 26 जून 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट है यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी GK 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष अंतरराष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस मनाया जाता है 26 जून को, यानी कि आज ही यह महत्वपूर्ण दिवस मनाया जा रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 26 जून। और अंतरराष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस 2021 का विषय मतलब थीम क्या रखी गई है? प्रतिवर्ष यह महत्वपूर्ण दिवस की एक थीम भी तय की जाती है। तो 2021 के यह अंतरराष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस की थीम शेयर फैक्ट ऑन ड्रग्स सेव लाइव्स, और इमेज में भी पढ़ सकते हैं क्या थीम रखी गई है? शेयर फैक्ट ऑन ड्रग्स सेव लाइव्स। इसी थीम के साथ यह महत्वपूर्ण दिवस आज मनाया जा रहा है। और नशीली वस्तुओं और पदार्थों के निवारण हेतु संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 7 दिसंबर 1987 को एक प्रस्ताव पारित कर हर वर्ष 26 जून को अंतरराष्ट्रीय नशा व मादक पदार्थ निषेध दिवस मनाने का निर्णय लिया था। और यहाँ हम जब ड्रग्स से जुड़े हुए महत्वपूर्ण दिवस की बात करते हैं तो हमारे विश्व में UNODC यह इसी से जुड़ा हुआ एक संस्थान है, यूनाइटेड नेशंस का ही एक पार्ट है। तो यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम जो इसका पूर्ण स्वरूप है, और यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और इसकी स्थापना कब होती है? 1997 में। और यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम की 2020 में निदेशक कौन बन गई है, मतलब प्रमुख कौन बन गई है? तो गादा वाली इमेज में आप देख सकते हैं। और हाल ही में यह UNODC द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है, और रिपोर्ट में चौंकाने वाली बात की गई है। क्या? यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम द्वारा जारी 2021 वर्ल्ड ड्रग्स रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल दुनिया भर में लगभग 275 मिलियन लोगों ने नशीली दवाओं का इस्तेमाल किया, जबकि 36 मिलियन से अधिक लोग नशीली दवाओं के विकारों से पीड़ित थे। 3 दिन पहले की यह बात है, 3 दिन पहले ही यह रिपोर्ट हमारे सामने आई है। और इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, दुनिया के पहले एंटीवायरस का नाम क्या है? हाल ही में दुनिया के पहले एंटीवायरस बनाने वाले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का निधन हो गया है, और इसीलिए करंट अफेयर में आया है यह क्वेश्चन, दुनिया के पहले एंटीवायरस का नाम क्या है? मैकफी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, मैकफी दुनिया का पहला एंटीवायरस है। और मैकफी को बनाने वाले यह जॉन मैकफी का हाल ही में निधन हो गया। ऐसा माना जाता है कि स्पेन के एक दोस्तों जेल कैद खाने में उन्होंने आत्महत्या कर ली, लेकिन किसी तरह मौत हुई है इसका स्पष्ट खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। तो दुनिया का पहला एंटीवायरस बनाने वाले जॉन मैकफी बुधवार यानी कि 23 जून को स्पेन की बार्सिलोना के पास एक जेल में अपने सेल में मृत पाए गए। निधन किस तरह हुआ है अभी तक पता नहीं चला है। और दुनिया भर में जॉन मैकफी एंटीवायरस के गुरु कहे जाते हैं। तो यह फैक्ट याद रख लीजिए, क्योंकि यहां से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। दुनिया भर में एंटीवायरस के गुरु किसको कहा जाता है? जॉन मैकफी को। और 75 वर्षीय जॉन मैकफी की मौत से कुछ घंटे पहले स्पेन के अमेरिका प्रत्यर्पित करने के मामले में फैसला आया था। यानी कि जॉन मैकफी को अमेरिका भेजा जाने वाला था, क्योंकि स्पेन से अमेरिका प्रत्यर्पित करने के मामले में फैसला आ गया था।
और टैक्स चोरी के मामले में जॉन मैकफी को अमेरिका को सौंपने के आदेश दे दिए गए थे। वे टैक्स चोरी के मामले में वांटेड थे, यानी कि गुनहगार थे, और इसलिए शायद यह कदम यह जॉन मैकफी ने उठाया होगा। तीसरा क्वेश्चन, हर साल कबीर जयंती कब मनाई जाती है? हमारे प्रधानमंत्री श्री ने कबीर जयंती के अवसर पर भक्ति आंदोलन के इस संत को याद किया। प्रतिवर्ष कबीर जयंती मनाई जाती है ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा के दिन, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन सी, ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा के दिन प्रतिवर्ष कबीर जयंती मनाई जाती है। और यहाँ जब हम भक्ति आंदोलन के या कबीर की बात करते हैं, संत की बात करते हैं, तो इतने फैक्ट याद रख लो कि कबीर जी का जीवन काल है 1398 से लेकर 1518 तक। कबीर जी का जन्म होता है काशी में और कबीर जी का निधन होता है मगहर में। दोनों स्थान याद रख लीजिए, कबीर जी का जन्म काशी में, मृत्यु होती है मगहर में। और कबीर किसके समकालीन थे? क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, और क्लास 1-2 की एग्जामिनेशन में ऐसे फैक्ट को लेकर भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो कबीर किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी के। और कबीर के शिष्य भागु दास ने किसका संकलन किया था? भागु दास ने बीजक का संकलन किया था। और उनकी प्रमुख रचनाएं हैं सबद, होली, रेखताल आदि कबीर जी की प्रमुख रचनाएं हैं। और जब हम बात करते हैं भक्ति आंदोलन के संत की, तो यह बात भी याद रख लीजिए कि रामानंद पहले संत थे जिन्होंने हिंदी में संदेश दिया, यानी कि लोगों को उपदेश हिंदी में सबसे पहले किसने दिया? संत आचार्य रामानंद ने। और उनके 12 शिष्य थे जो भिन्न भिन्न वर्णों से थे, और वो उनमें से कबीर भी शामिल थे, यानी कि रामानंद के शिष्य कबीर जो एक जुलाहा थे, रैदास एक चर्मकार थे, धन्ना एक जाट थे, और सेन एक नाई थे। तो ये सभी दोस्तों रामानंद के शिष्य 12 शिष्य थे, सभी भिन्न भिन्न वर्णों से थे। तो यहाँ से कूट बनाकर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो याद रख लो, कबीर जी एक जुलाहा, रैदास एक चर्मकार, धन्ना एक जाट और सेन एक नाई। क्लियर? ओके। और रैदास, सेन और कबीर किसके अनुयायी थे? मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन 2010 में यह क्वेश्चन पूछ लिया गया था। रैदास, सेन और कबीर दोस्तों रामानंद के अनुयायी थे। कैसा लग रहा है? अच्छा, तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही करंट अफेयर के साथ विथ जीके फैक्टर में आपके सामने रखूंगा। ओके, चौथा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। माइक्रोसॉफ्ट ने निम्न में से कौन सा कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम अभी तक नहीं बनाया है? माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है जिसे शॉर्ट में हम ओएस कहते हैं। तो हमने हमारा जो पर्सनल कंप्यूटर होता है इसमें विंडो 11 दोस्तों हाल ही में लॉन्च किया गया है, विंडो 11 ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यह तो ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट के, लेकिन विंडो 8 यह भी है। विंडो 10 वर्तमान में सभी लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन विंडो 9 नामक ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट ने अभी तक नहीं बनाई है। यानी कि यहां हमें पूछा गया है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट ने नहीं बनाया है? विंडोज 9। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है ऑप्शन डी, विंडोज 9। करंट अफेयर में क्यों आया क्वेश्चन? तो सबसे पहले तो याद रख लो कि विंडोज 11 को हाल ही में लॉन्च किया है माइक्रोसॉफ्ट नामक एक टेक दिग्गज कंपनी ने। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जगत के दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट ने आखिरकार 6 साल इंतजार के बाद अपने कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम की अगली पीढ़ी का संस्करण विंडोज 11 सभी के सामने पेश कर दिया है। यानी कि 6 साल के बाद यह विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सामने आता है। पिछली बार विंडोज 10 लॉन्च किया था 2015 में। तो और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे? इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 10 कब लॉन्च किया था? 2015 में। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे पहला संस्करण कब लॉन्च किया गया था? 1985 में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे पहला संस्करण लॉन्च किया गया था, विंडोज 1 1985। और उसके बाद दोस्तों विंडोज 3.1 1992 में, और बहुत से ऑपरेटिंग सिस्टम आए हाल ही में। लगभग सभी पर्सनल कंप्यूटर में या तो विंडो 10, विंडो 7 काफी पॉपुलर हुआ था, लेकिन अब आगे आने वाला है विंडो 11। तो इनकी बात करें, माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि विंडोज 11 कब से नए कंप्यूटर और अन्य उपकरणों में उपलब्ध होने लगेगा?
तो आने वाले यानी कि इस साल के अंत में 2021 के अंत तक यह सभी जो हमारा पर्सनल कंप्यूटर है इसमें विंडोज 11 अवेलेबल होगा। और एक खास बात भी कि विंडोज 10 के उपयोगकर्ताओं को अपने सिस्टम में उनका अपडेट निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। तो माइक्रोसॉफ्ट ने सोचा है कि जो भी हमारे उपयोगकर्ता है, यूजर्स है, वो विंडो 10 का यूज कर रहे हैं तो अपडेट करके वो विंडो 11 ऑपरेटिंग सिस्टम अपने कंप्यूटर में ले सकते हैं। और विंडोज 11 की खास बात क्या है, एंड्रॉइड ओएस पर चलने वाली जो एप्स है वो भी इस विंडोज 11 में काम करेगी। और विंडोज 11 में एप्स के नए आइकन, एनिमेशन, नया स्टार्टअप मेनू, टास्क बार, लेआउट देखने को आप मिल सकते हैं। यानी कि नए लुकआउट में यह विंडोज 11 तैयार किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। और माइक्रोसॉफ्ट की बात आई तो माइक्रोसॉफ्ट से जुड़ा हुआ यह क्वेश्चन कुछ सप्ताह पहले ही करंट अफेयर में आया था कि हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने किस कंपनी का अधिग्रहण किया है, तो नॉन्स नामक कंपनी का माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ सप्ताह पहले ही अधिग्रहण किया। और माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान सीईओ कौन है, सत्य नडेला, भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक। और माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है, माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी के रेडमंड में स्थित है। पांचवा क्वेश्चन, ओडिशा के किस शहर में प्रसिद्ध स्नान यात्रा आयोजित की गई। ओडिशा में दोस्तों प्रतिवर्ष रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है और रथ यात्रा ओडिशा का एक राज्य त्योहार है और रथ यात्रा का ही एक पार्ट माना जाता है यह स्नान यात्रा को। तो हाल ही में स्नान यात्रा आयोजित की गई है ओडिशा के एक धार्मिक नगरी जिसका नाम है पुरी। क्या, पुरी शहर में यह प्रसिद्ध स्नान यात्रा आयोजित की गई, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है पुरी। ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा पर भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा, सुदर्शन और मदन मोहन को मंदिर से बाहर लाकर परिसर में पवित्र जल के 108 पात्रों से स्नान कराया जाता है। प्रति वर्ष इसी तरह की धार्मिक क्रिया की जाती है और इसीलिए करंट अफेयर में आया है। और स्कंद पुराण में कहा गया है कि राजा इंद्रद्युम्न ने पहली बार विग्रह प्रतिमाओं की स्थापना के अवसर पर इस उत्सव की शुरुआत की थी। तो याद रख लो कि इस उत्सव की शुरुआत करने वाले राजा का नाम क्या है, राजा इंद्रद्युम्न। और ऐसी मान्यता है कि स्नान यात्रा के बाद भगवान बीमार पड़ जाते हैं और 15 दिनों तक इलाज चलता है, बाद में भगवान की सेहत ठीक हो जाती है। लेकिन इस वक्त कोई भी दर्शनार्थी को दर्शन करने का अवसर नहीं दिया गया है कोरोना महामारी के कारण। तो उन्हें राजवैद्य की देखरेख में स्वस्थ होने के लिए अलग रखा जाता है और आयुर्वेद चिकित्सा के बाद भगवान 15 दिन में स्वस्थ हो जाते हैं। और बाद में हम सबको पता है कि दोस्तों रथ यात्रा निकाली जाती है ओडिशा के पुरी शहर में। तो यह बात मैंने आपको कई बार बताई है कि रथ यात्रा निम्न में से किस राज्य का राज्य उत्सव है, ओडिशा का राज्य उत्सव है यह रथ यात्रा। इमेज में आप देख सकते हैं। और जगन्नाथ यात्रा का आयोजन कहां किया गया, ओडिशा के पुरी में प्रतिवर्ष जगन्नाथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। और यह घटना भगवान जगन्नाथ को अपने भाई भगवान बलराम और बहन सुभद्रा के साथ रथ में यात्रा करते हुए चिन्हित करती है। यानी कि भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बलराम और उनकी बहन सुभद्रा तीनों के अलग अलग रथ होते हैं। उनके बारे में भी आज मैं आपको बता ही दूं। तो बलभद्र के रथ को तल ध्वज कहा जाता है। क्या, तल ध्वज कहा जाता है बलभद्र के रथ को, और जिसका रंग नीला होता है और इसमें 14 पहिए होते हैं। और सुभद्रा का रथ सबसे छोटा है जिसमें 12 पहिए हैं और इसे देव दलन कहा जाता है। क्या, देव दलन कहा जाता है। तो दोस्तों यह ओडिशा से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बात। और ओडिशा की बात करते हैं तो मैप में देखिए कि मैप में कहां पर है यह ओडिशा, पूर्वोत्तर में बे ऑफ बंगाल से सटा हुआ है यह ओडिशा। ओडिशा का गठन 1 अप्रैल 1936 को हुआ और इसीलिए प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है। ओडिशा की कैपिटल का नाम है भुवनेश्वर। ओडिशा के वर्तमान राज्यपाल है गणेशी लाल। ओडिशा के वर्तमान चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक जी और ओडिशा का लोक नृत्य है ओडिसी। छठा क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन किसने किया। हिमाचल प्रदेश राज्य में सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन हाल ही में हमारे सड़क मंत्री नितिन गडकरी जी ने किया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है नितिन गडकरी जी। इमेज में आप देख सकते हैं। नितिन गडकरी बोले तो हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री है
और सड़क परियोजनाओं से क्या फायदा होगा? तो हिमाचल प्रदेश को क्या फायदा होगा? दिल्ली और कुल्लू के बीच की दूरी 7 घंटे में तय की जा सकेगी। जब यह रास्ता सड़क बनकर तैयार हो जाएगी तो दिल्ली और कुल्लू के बीच की जो दूरी है 7 घंटे में तय की जा सकेगी और इससे राज्य में पर्यटन को काफी बढ़ावा मिलेगा। और इस वर्ष हिमाचल प्रदेश में 15,000 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाएं शुरू की जाएगी। और इसी के साथ जयराम ठाकुर, जो मैंने आपको ऑप्शन में बताया, जयराम ठाकुर कौन है? हिमाचल प्रदेश के वर्तमान चीफ मिनिस्टर। और ऑप्शन में मैंने आपको बताया था जनरल वी.के. सिंह। जनरल वी.के. सिंह कौन है? केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री है। और अनुराग ठाकुर कौन है? इमेज में आप देख सकते हैं, अनुराग ठाकुर हमारे केंद्रीय वित्त और कंपनी मामलों के राज्य मंत्री है। क्या? हमारे केंद्रीय वित्त और कंपनी मामलों के राज्य मंत्री है अनुराग ठाकुर। और हिमाचल प्रदेश राज्य की स्वर्ण जयंती पर प्रगति में उछाल लाकर देश का एक आदर्श राज्य बनाया जाएगा, इसी तरह की बात भी की गई। और यहां बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के, तो हिमाचल से जुड़े हुए लगभग 5 क्वेश्चन कुछ सप्ताह पहले करंट अफेयर में थे। वो क्वेश्चन कौन से थे? भारत का पहला स्की पार्क कहां बनेगा? भारत का पहला स्की पार्क बनेगा हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश का पहला ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल किसने लॉन्च किया है? जयराम ठाकुर ने लॉन्च किया। और हाल ही में आधार कार्ड के अनुसार दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला किस राज्य में सामने आई है? हिमाचल प्रदेश में हमारे दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला सामने आई है और तब भी मैंने आपको डिटेल में बताया था। और हाल ही में हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्यत्व दिवस कब मनाया गया? हिमाचल राज्य पूर्ण राज्यत्व दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को, लेकिन हिमाचल दिवस मनाया जाता है 15 अप्रैल को। और हाल ही में सुर्खियों में रही पौंग झील किस राज्य में स्थित है? पौंग झील इमेज में आप देख सकते हैं, सुर्खियों में रही पौंग झील हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ओके, 7वां क्वेश्चन, डिजिटल अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए राज्य अध्ययन प्रणाली का शुभारंभ किसने किया? डिजिटल अध्ययन, यानी कि वर्तमान में स्कूल बंद है लेकिन एजुकेशन बंद नहीं है और इसलिए डिजिटल अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में एक राज्य अध्ययन प्रणाली का शुभारंभ किया है कर्नाटक राज्य की सरकार ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है कर्नाटक राज्य की सरकार, बोले तो बी.एस. येदियुरप्पा। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा उच्चतर शिक्षा में डिजिटल अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए राज्य अध्ययन प्रणाली का शुभारंभ किया है। करेंगे नहीं बल्कि कर दिया है। और किस राज्य के मुख्यमंत्री 2500 स्मार्ट कक्षाओं का उद्घाटन किया है? हाल ही में यह कर्नाटक के मुख्यमंत्री ऐसे बी.एस. येदियुरप्पा ने अपने राज्य में तकरीबन 2500 स्मार्ट कक्षाओं यानी कि स्मार्ट क्लास का उद्घाटन किया। और 1,55,000 छात्रों को वर्चुअल माध्यम से कंप्यूटर आवंटित किसने किए हैं? तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा ने। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन एक घटना है, एक घटना को मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन में बांटकर पूरी घटना समझाने की कोशिश की है। तो सभी क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं अलग अलग तरीके से। तो याद रखो 1,55,000 छात्रों को वर्चुअल माध्यम से कंप्यूटर आवंटित किसने किए? कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा ने। और इस वर्चुअल समारोह में कौन कौन उपस्थित थे? हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, रसायन और उर्वरक मंत्री डी.वी. सदानंद गौड़ा और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर सी.एन. अश्वत्थ नारायण, यह सभी महानुभाव यह वर्चुअल समारोह में उपस्थित थे। तो मेरा यह आंसर बताने का मतलब आप समझ गए होंगे कि हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण जी। हमारे रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? डी.वी. सदानंद गौड़ा। और उप मुख्यमंत्री कौन है? डॉक्टर सी.एन. अश्वत्थ नारायण, कर्नाटक के वर्तमान में उप मुख्यमंत्री है। और प्रथम श्रेणी के 430 सरकारी कॉलेजों और 87 सरकारी पॉलिटेक्निकल और 14 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में स्मार्ट अध्ययन प्रबंधन प्रणाली लागू की जाएगी। बहुत ही अच्छे कदम उठाए गए हैं कर्नाटक की सरकार की ओर से। तो बात करें कर्नाटक की, तो यह क्वेश्चन भी बन सकता है, कोविड महामारी के मद्देनजर राज्य के 20,713 सिनेमा और टीवी कलाकारों को 3,000 रुपए की एक मुश्त राहत राशि देने की घोषणा किसने की है? दोस्तों करंट अफेयर से जुड़ा हुआ यह 2 दिन पहले का ही क्वेश्चन है कि कोविड महामारी के मद्देनजर राज्य के 20,713 सिनेमा और टीवी कलाकारों को
3,000 रुपए की एक मुश्त राहत राशि देने की घोषणा भी कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने ही की है। और देश के पहले खिलौना निर्माण क्लस्टर की आधारशिला कहां रखी गई है? कर्नाटक राज्य में। यह घटना को लेकर भी कर्नाटक सुर्खियों में था। और अब बात करें कर्नाटक के, तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री मैंने आपको बताया BS येदियुरप्पा। कर्नाटक के राज्यपाल है वजुभाई वाला, फ्रॉम गुजरात से बिलोंग करते हैं। और कर्नाटक की राजधानी का नाम क्या है? बेंगलुरु। कर्नाटक की राजभाषा कौन सी है? कन्नड़। और कर्नाटक को पहले स्टेट ऑफ मैसूर कहा जाता था। क्या? स्टेट ऑफ मैसूर कहा जाता था, लेकिन सन 1973 से इसका नाम बदलकर कर्नाटक किया गया है। 8वां क्वेश्चन, तीरंदाजी विश्व कप में दीपिका कुमारी ने मिश्रित स्पर्धा में अब तक कितने रजत पदक जीते हैं? हमारी एक जाने मानी तीरंदाज दीपिका कुमारी ने मिश्रित स्पर्धा में अब तक 5 रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 5। और दीपिका कुमारी करंट अफेयर में क्यों आई? तो देखो, हाल ही में अतनु दास कौन है? दीपिका कुमारी के साथ अतनु दास ने 2020 में शादी की, यानी कि दोनों कपल है। ओके। और अतनु दास और दीपिका कुमारी की स्टार तीरंदाजी जोड़ी ने स्पेन को 5-3 से हराकर विश्व कप चरण 3 की मिश्रित पेयर स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाकर भारत के लिए पहला पदक पक्का किया। यानी कि अब वो सिल्वर या गोल्ड मेडल के दावेदार हो गए हैं। और उनका सामना रविवार को नीदरलैंड की जोड़ी से होगा। और दीपिका कुमारी की बात करें, दीपिका कुमारी के पति का नाम अतनु दास और दुनिया की तीसरे नंबर की एक सर्वश्रेष्ठ तीरंदाज है दीपिका कुमारी। और यहाँ दोनों कपल को देख सकते हैं दोस्तों, यह है अतनु दास और यह है दीपिका कुमारी। दोनों टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले हैं और हमारे भारत देश के एक प्रमुख दावेदार माने जा सकते हैं दोनों यह। तो हम इस कपल को कांग्रेचुलेशन कहते हैं कि वो हमारे भारत देश के लिए गोल्ड मेडल जीते। और दीपिका कुमारी के बारे में जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया, तो याद रख लो, 8 बार की विश्व चैंपियन दीपिका कुमारी ने मिश्रित स्पर्धा में 5 रजत पदक और 3 कांस्य पदक जीते हैं, लेकिन कभी भी स्वर्ण पदक नहीं जीता है। कोई बात नहीं, अब स्वर्ण पदक भी जीत लेंगे। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने किस देश की यात्रा की? हाल ही में हमारे देश के विदेश मंत्री S जयशंकर 2 देशों की यात्रा पर रवाना हो गए हैं, ग्रीस और इटली। कौन से? ग्रीस और इटली देश की यात्रा के लिए हमारे S जयशंकर रवाना हो गए हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ग्रीस और इटली। तो देखो, विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ग्रीस और इटली के दौरे पर रवाना हुए। ग्रीस की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान डॉक्टर S जयशंकर वहां के विदेश मंत्री से मुलाकात करेंगे। और वर्ष 2003 के बाद, कब से? 2003 के बाद भारत के विदेश मंत्री की यह पहली ग्रीस यात्रा होगी। यानी कि भारत देश के विदेश मंत्री ने 2003 में ग्रीस यात्रा की थी और तकरीबन उनके बाद यह हमारे भारत देश के ऐसे विदेश मंत्री हैं जिन्होंने ग्रीस की यात्रा की हो। और हाल ही में कटरीना सकेलारोपोलू, क्या नाम है? कटरीना सकेलारोपोलू किसकी प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी? और तब भी मैंने आपको ग्रीस के बारे में बताया था, तो याद रख लो, यह है कटरीना सकेलारोपोलू। वो ग्रीस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। और यूनान यूरोप महाद्वीप में स्थित देश है, यानी कि ग्रीस को यूनान भी कहा जाता है। और यहाँ के लोगों को यूनानी अथवा यवन कहते हैं। अंग्रेजी तथा अन्य पश्चिमी भाषाओं में इन्हें ग्रीक कहा जाता है। यहाँ पे रहने वाले लोग अपने देश को एल्लास कहते हैं। और ग्रीस की कैपिटल का नाम है एथेंस, जहां पर सबसे पहला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ था। कहां पर? ग्रीस के एथेंस में। और ग्रीस की करेंसी क्या है? यूरो। और वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? किरियाकोस मित्सोताकिस, यहाँ इमेज में देख सकते हैं, वो ग्रीस के वर्तमान प्रधानमंत्री है। और ग्रीस के बाद हमारे डॉक्टर S जयशंकर G20 मंत्री स्तरीय बैठकों में भाग लेने के लिए इटली जाएंगे। तो इटली की भी बात कर ले। इटली की कैपिटल का नाम है रोम। इटली की करेंसी है यूरो। इटली के प्रधानमंत्री कौन है? हाल ही में नए प्रधानमंत्री बन गए हैं दोस्तों, नाम मत भूलिएगा, मारियो द्रगही इटली के नए प्रधानमंत्री। और इटली के राष्ट्रपति कौन है? सर्जियो मटेरेल्ला। क्या? सर्जियो मटेरेल्ला। और यहाँ आप देख सकते हैं यूरोपियन जोन का यह कंट्री है हमारा इटली। हमारा तो नहीं कह सकते, हमारा तो देश इंडिया है। ओके। 10वां क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा
कहां निर्मित किया जा रहा है? एशिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा दोस्तों कर्नाटक राज्य के कारवार में निर्मित किया जा रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, कारवार। और हमारे देश के रक्षा मंत्री ने हाल ही में यह कार्य की समीक्षा भी की और इसीलिए यह क्वेश्चन करंट अफेयर में आया। हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत कर्नाटक के कारवार नौसेना अड्डे पर विकास कार्यों की समीक्षा की और रक्षा मंत्री ने कहा कि यह एशिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा होगा जब बनकर तैयार हो जाएगा तब। और नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह के साथ श्री राजनाथ सिंह ने आईएनएस कदम हेलीपैड पर पहुंचने से पहले परियोजना क्षेत्र और संबंधित स्थलों का हवाई सर्वेक्षण भी किया। तो याद रख लो, हमारे वर्तमान नौसेना प्रमुख कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह। उनके साथ एक हवाई सर्वेक्षण भी किया। और रक्षा मंत्री ने स्वदेशी विमान वाहक पोत जिसका नाम है विक्रांत, मेड इन इंडिया के तहत यह पोत बनाया जा रहा है जिसका नाम है विक्रांत। इमेज में आप देख सकते हैं। तो विक्रांत को नौसेना के आत्मनिर्भरता के प्रयासों का जीता जागता उदाहरण बताया है। और स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत की बात करें तो विक्रांत का नौसेना में कमीशन होना भारतीय रक्षा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अवसर होगा, क्योंकि यह भारत की स्वतंत्रता के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर दोस्तों कमीशन किया जाएगा, यानी कि बनकर तैयार हो जाएगा। तो याद रख लो, मेड इन इंडिया के तहत भारत द्वारा एक पोत बनाया जा रहा है जिसका नाम है दोस्तों विक्रांत। यह स्वदेशी विमान वाहक पोत है। क्या? स्वदेशी विमान वाहक पोत। 11वां क्वेश्चन, शिव शंकरन नायर यानी कि शिवन निम्न में से किस राज्य के पहले प्रेस फोटोग्राफर थे? क्या? एक राज्य के पहले प्रेस फोटोग्राफर जिसका नाम है शिवन। शिवन का मूल नाम है शिव शंकरन नायर, जिसका हाल ही में निधन हो गया। वो केरल राज्य के सबसे पहले प्रेस फोटोग्राफर थे। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है केरल राज्य। इमेज में आप देख सकते हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता सिनेमेटोग्राफर और निर्देशक शिवन का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। शिवन ने 89 की उम्र में अंतिम सांस ली। 1991 में आई अभयम का शिवन ने निर्देशन किया था, जिसे सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। तो याद रखो कि यह शिवन एक जाने माने सिनेमेटोग्राफर थे और एक अच्छे पत्रकार भी थे। पत्रकार क्यों कहते हैं? तो देखो, प्रसिद्ध फोटोग्राफर शिवन ने केरल के पहले कैबिनेट मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम को अपनी फोटोग्राफी में कैद किया था। यानी कि जब पहली बार यह केरल राज्य में कैबिनेट मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया, तब भी अपने कैमरे में यह सभी फोटोग्राफी को कैद किया था। ओके। और शिवन ऐसे फोटोग्राफर थे जिन्होंने प्रशंसित फिल्म ऐसे चेमिन के लिए स्टिल्स शूट भी किया था। और शिवन की ये कुछ लोकप्रिय फिल्में हैं। कौन कौन सी फिल्म? यगम, मोहंगल, किलीवथिल, केशु, यह सभी अवार्ड विजेता फिल्म है। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने कौन सी सबसोनिक क्रूज मिसाइल का ओडिशा तट से सफल परीक्षण किया है? हमारे भारत देश के DRDO द्वारा विकसित यह सबसोनिक क्रूज मिसाइल जिसका नाम है निर्भय। निर्भय का ओडिशा तट पर सफल परीक्षण किया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है निर्भय। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO ने 24 जून 2021 को ओडिशा के बालासोर के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का सफल परीक्षण किया है। और यह मिसाइल की 8वीं परीक्षण उड़ान थी। कौन सी? 8वीं परीक्षण उड़ान। और निर्भय की पहली टेस्ट फ्लाइट 12 मार्च 2013 को हुई थी। और निर्भय की बात करें, निर्भय 2 चरणों वाली मिसाइल है और एक ही उड़ान में कई लक्ष्यों को भेज सकती है निर्भय मिसाइल। और निर्भय की और क्या फैसिलिटी है, खासियत क्या है? निर्भय एक लंबी दूरी की हर मौसम में मार करने वाली सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन एवं विकसित किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात कि निर्भय एक लंबी दूरी की हर मौसम में मार करने वाली एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे DRDO द्वारा डिजाइन एवं विकसित किया है। और यह निर्भय की मारक क्षमता कितनी है? करीब 1500 किलोमीटर दूरी तक वार कर सकती है। 13वां और लास्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने मिजोरम स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना के लिए किसके साथ $32 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? भारत सरकार ने हाल ही में विश्व बैंक के साथ मिजोरम स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना के लिए तकरीबन $32 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है विश्व बैंक।
मिजोरम सरकार के साथ भारत सरकार ने मिजोरम स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ $32 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और परियोजना का उद्देश्य क्या है? मिजोरम में स्वास्थ्य सेवाओं की प्रबंधन क्षमता और गुणवत्ता में सुधार करना, जिसमें कम सेवा वाले क्षेत्रों और कमजोर वर्गों के लाभ पर ध्यान केंद्रित किया गया है। और जब यह ऋण सहायता दी है विश्व बैंक ने, तो विश्व बैंक का हेडक्वार्टर अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। विश्व बैंक का गठन जुलाई 1944 में हुआ और विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष है डेविड मालपास, जो इमेज में आप देख सकते हैं। और विश्व बैंक में हमारे भारत देश की एक प्रमुख अर्थशास्त्री भी है जिसका नाम है अंशुला कांत। और मिजोरम की बात करें तो मिजोरम के मुख्यमंत्री है जोरमथंगा और मिजोरम के राज्यपाल है PS श्रीधरन पिल्लई। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन के। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, न्यायमूर्ति श्री मुनीश्वर नाथ भंडारी को किसका कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? श्री मुनीश्वर नाथ भंडारी को हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था इलाहाबाद। लगभग सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही जिक्र किया है। इनमें से कुछ फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा, तो वो है गोहिल अरविंद कुमार हंसराज, आकाश सोलंकी, मेघा परमार, नीलेश पाटणवाड़िया, चावड़ा पूजा, टेलर कश्यप, जमोड़ प्रवीण और साजन वाल्वी। सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। तो उदय निर्मल, मीरा रावलिया, मधु राठौड़, जयराज राठवा, विनेश मेर, चौधरी विकास, भरत जेखरिया, राजेश बारिया, सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। और भरत भाई, आपका भी हमारे चैनल में स्वागत। और गोविंद परमार, कार्टून मास्टर नामक कोई फ्रेंड है, बिल्कुल सही आंसर दिया है इलाहाबाद हाईकोर्ट। और मिस्टर देकी सुगी, यानी कि हमारे एक जाने माने सब्सक्राइबर फ्रेंड है, नाम चेंज कर लिया है, आपका भी हमारे चैनल में स्वागत। और आपका सही नाम क्या है दोस्तों, प्लीज मिस्टर हमें बताइएगा, ओके। और भरत वाघेला, चंद्रिका किशोरी, नीलोफर मीर, मेहुल मकवाना और प्रकाश कसोड़े, सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए भारत के आधिकारिक गीत के शब्द क्या है? हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत का ऑफिशियल दोस्तों एक ओलंपिक सॉन्ग जारी किया गया, कल ही मैंने आपको बताया था। तो बताइए टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए भारत के ऑफिशियल सॉन्ग के शब्द क्या है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, सही ऑप्शन चुन लिया है तो आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो के लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करियर पर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।